नमस्कार साथियों, आज हम बीए फाइनल ईयर भारत में राज्य प्रशासन भाग से एक टॉपिक भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का स्थान पर चर्चा करेंगे। अनेक देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर तत्कालीन समय का भारत निर्मित हुआ था, जिसमें संवैधानिक विकास के अनेक चरण आए और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक राजनीतिक सुधार हुए, जिसके कारण इनको स्वायत्तता मिलती चली गई। इस संबंध में 1861 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एम.वी. पायली ने कहा कि यह 20वीं सदी की व्यवस्थापिकाओं का प्रारंभिक स्वरूप है। इसके बाद में 1892 का एक्ट आता है, जिसके तहत बम्बई, बंगाल, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। 1909 का एक्ट इस संबंध में महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के अंतर्गत इन विधायी परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और अधिकार में वृद्धि की गई। आकार और अधिकार में वृद्धि का कारण ये रहा कि गैर सरकारी बहुमत की व्यवस्था करनी थी, अर्थात भारतीयों को शामिल करना था। इसके उपरांत 1919 का एक्ट आता है। यह भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में ब्रिटिश राज की तरफ से एक अभिनव प्रयोग था। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना इस एक्ट के द्वारा की गई, अर्थात विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। जो विषय कम महत्व के थे उन विषयों को लोकप्रिय मंत्रियों को दिया गया, जो अधिक महत्वपूर्ण थे वह गवर्नर और उसकी परिषद को दिए गए। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। हालांकि ये शक्तियाँ प्रत्यायोजित शक्तियाँ ही थी, जिससे एकात्मक स्वरूप वाली सरकार के ही दर्शन होते थे, लेकिन फिर भी आधुनिक स्वायत्त राज्यों की शुरुआत तो इस एक्ट से हो ही गई थी। इसके बाद में 1935 का एक्ट आया। हालांकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया और मूल भावना व्यवहार में उतर नहीं पाई, लेकिन पहली बार संघात्मक स्वरूप के दर्शन इस अधिनियम के द्वारा देश में दिखाई दिए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में लाया गया, अर्थात उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की गई। इसके अलावा 3 सूचियों का निर्माण किया गया। केंद्रीय सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 इतने विषय रखे गए। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंपी गई। गवर्नर से अपेक्षा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह पर शासन करेगा। जब देश आज़ाद हो गया, यानी 1947 के बाद, तो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके गृह सचिव वीपी मेनन ने संघात्मक व्यवस्था के लिए राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा। इसे पटेल फॉर्मूला कहते हैं। ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी के राज्य बनाए गए। उनका उद्देश्य भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण था। देश आज़ाद होने के बाद में दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन में अध्यक्ष पद फजल अली को सौंपा गया तथा के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू को इसमें शामिल किया गया। इन्होंने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की, लेकिन 1956 में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। धीरे धीरे अनेक कारणों से राज्यों की संख्या बढ़ती गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी बढ़ती गई। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये तो
एक व्यवस्था थी कि भारत में राज्य प्रशासन किस प्रकार विकास के चरणों को पार करता हुआ आज के वर्तमान स्वरूप में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। तत्कालीन ब्रिटिश राज्य में राजस्थान 19 देशी रियासतों और 3 चीफशिप का संयुक्त रूप था। जब देश आज़ाद हो गया तो 1948 से कई चरणों में राजस्थान का वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ बना, फिर राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान और सबसे बड़ी बात वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को स्वयं सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान सिरोही विवाद सामने आया। आबू और देलवाड़ा बम्बई प्रांत में शामिल कर दिए गए थे और शेष भाग को राजस्थान में विलय किया गया। इसका भारी विरोध हुआ। जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन पूरी तरीके से लागू हुआ तो सिरोही का आबू और देलवाड़ा पुनः राज्य राजस्थान के अंदर मिला दिए गए। अजमेर का भी राजस्थान में विलय किया गया। धन्यवाद।